कहाँ तक हुआ था जी? अच्छा, व्यापार चक्र हो गया था, होगा। उल्टाइए तो। चलिए आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए सभी लोग रेडी हैं कि नहीं? नहीं। क्वेश्चन बैंक को लेकर 1000 से ज्यादा प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। हमको नहीं लगा क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्या है जो पहले की किताब में नहीं था। उतना ज्यादा परेशान मत होइए, मार्केट में आ जाएगा, कुछ दिन के बाद सबको मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो किसी को हड़बड़ाना नहीं है। अब कोचिंग में किसको मिलता है नहीं मिलता है, पता नहीं क्या नियम कानून रोशन सर बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी तक हमको भी नहीं मिला है, ठीक है। तो मार्केट में आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, लोग ले लीजिएगा। अब कब आएगा? जब भी आएगा एकदम समय पर आएगा, ठीक है। सोमवार को आएगा। जब सर बोल ही दिए तो फिलहाल क्वेश्चन काहे करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या था जी? अच्छा, मुद्रा और मुद्रा स्फीति को समझ रहे थे, और काफी बड़ा चैप्टर था जिसमें हम, अब बोलिए मत, अब बातचीत मत करिए, अब सिर्फ हमारी बातों को सुनिए और हम ही से बातचीत कीजिए। तो मुद्रा और मुद्रा स्फीति के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मुद्रा किसे कहेंगे उसको समझे, मुद्रा की आवश्यकता अर्थव्यवस्था को क्यों पड़ती है इसको भी समझे, मुद्रा के क्या प्रकार हो सकते हैं इसको भी समझे, और एक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्राएं होनी चाहिए, या एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आरबीआई को कितनी मुद्रा रखनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर चुके। फिर उसके बाद मुद्रा स्फीति की चर्चा किए थे। मुद्रा स्फीति यानी महंगाई क्या है उसको हम समझे थे। महंगाई अर्थात मुद्रा स्फीति और उसके प्रकार को समझे थे। मुद्रा स्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में क्यों आती है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं व्यापार चक्र को। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र क्या है दोस्तों? विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में हमेशा एक जैसी परिस्थितियां मौजूद रहेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अच्छा और खराब दौर आते रहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की हमेशा एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर में कमी आते जाती है, तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अभी अच्छी स्थिति में है। अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ यानी महंगाई है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? बेरोजगारी दर में कमी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में बेहतर स्थिति है। मुद्रा स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर में कमी तब हो सकती है जब मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो और उद्योग वाले उत्पादक कंपनी को
लाभ हो, जिसके कारण वे नए नए निवेश करते हो, नए नए उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता हो, और तब जाकर वो रोजगार देता हो, तब न जाकर बेरोजगारी में कमी आएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी दर में कमी आते जाती है, तब हम कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था अपने अच्छी दौर में चल रहा है। लेकिन वही मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी दर में कमी नहीं आ रही, तब उसे अच्छा दौर नहीं माना जाता। तो एक अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति यह है कि मुद्रास्फीति हो, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी दर में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ मुद्रास्फीति घटने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था का अभी खराब दौर चल रहा है। कैसा दौर चल रहा है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई, मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर में कमी आते जाए, बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी आते जाए, तो कहेंगे अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में चल रही है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति घटने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगे, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था अब किस दौर में चला गया है? खराब दौर में चला गया है। मुद्रास्फीति घटने का मतलब है कि मांग घट गया है। मांग घट जाने के कारण कंपनी कम कीमत कर रहा है कि ताकि वो जितना उत्पादन किया उतना बेच सके, और उसके बाद वो अपने कर्मचारी का छटनी करने लगेगा, जिससे बेरोजगारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति घटने का मतलब है कि कीमतों का घटना। कीमतों के घटने का मतलब है मांग का गिर जाना। अब मांग का गिर जाने का मतलब है कि कंपनी कम उत्पादन करेगी, और कंपनी कम उत्पादन करेगी तो अपने कर्मचारियों की छटनी करेगी, और कर्मचारी की छटनी होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक उसी तरह मुद्रास्फीति है तो महंगाई है, और महंगाई का फायदा उत्पादक वर्ग को सबसे ज्यादा होता है, और वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे वे उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ता है और बेरोजगारी दर में क्या आ जाती है? कमी आने लगती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा दौर रहेगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में अच्छे और खराब दौर आते रहते हैं। अगर मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में कमी हो रही है तो अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति है। अगर मुद्रास्फीति घटने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगे तो खराब दौर चल रहा है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था में मान लीजिए अच्छी स्थिति है, एक अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति है, तो क्या तुरंत ही खराब दौर आ जाएगा? नहीं। किसी भी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति से खराब दौर पहुंचने के लिए कई चरण लगते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कल अच्छी स्थिति में था और सुबह उठे तो अर्थव्यवस्था खराब दौर में चला गया, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है तो उसे खराब दौर में पहुंचने के लिए समय लगता है, और ये कई चरणों में होता है, और वे सभी चरण मिलकर क्या कहलाते हैं? व्यापार चक्र कहलाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर अच्छी स्थिति मौजूद है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुरंत खराब दौर आ जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति से खराब दौर में पहुंचने के लिए कई चरण होते हैं, और वे सभी चरण मिलकर क्या बनाते हैं? व्यापार चक्र। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के वे भिन्न भिन्न चरणों का योग है जो अच्छी स्थिति और खराब दौर के बीच पाए जाते हैं। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के उन सभी स्थितियों का योग है जो अच्छी स्थिति और खराब दौर के बीच में पाई जाती है। तो एक अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति और खराब दौर के बीच कौन कौन सी परिस्थिति, कौन कौन से चरण पाए जाते हैं, आइए अब उसको समझते हैं। क्लियर? लेकिन व्यापार चक्र क्या है समझ गए ना? अर्थव्यवस्था के वे भिन्न भिन्न चरण
जो अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति और खराब दौर के बीच में पाई जाती है, उन सभी चरणों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के वे भिन्न भिन्न चरण जो अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति और खराब दौर के बीच में पाए जाते हैं, उन सभी चरणों को सम्मिलित रूप से व्यापार चक्र कहते हैं। और व्यापार चक्र के सभी चरण कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो मुख्य रूप से मिलते हैं किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। व्यापार चक्र के जितने भी चरण होते हैं वो अच्छी तरह से परिलक्षित होते हैं कहां पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करते रहते हैं और सरकार के हस्तक्षेप के कारण व्यापार चक्र आपको स्पष्ट रूप से व्यापार चक्र तो स्पष्ट रूप से तब दिखाई पड़ेगा जब अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप न हो, और बिना सरकारी हस्तक्षेप वाला अर्थव्यवस्था केवल एक है, और वो कौन है? इसलिए व्यापार चक्र मुख्यतः किस अर्थव्यवस्था का लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पूंजीवादी के कुछ गुण मौजूद है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी व्यापार चक्र के कुछ चरण कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन बेहतरीन तरह से व्यापार चक्र दिखेगा कहां पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए? आइए देखते हैं कौन कौन से चरण है व्यापार चक्र का। पहला चरण तेजी। पहला चरण है, इसको कहते हैं पीक आवर या पीक सीजन। तेजी व्यापार चक्र का पहला चरण है दोस्तों, तेजी। इसे कहते हैं पीक आवर, तेजी। अब तेजी का मतलब क्या है? जब मांग बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी घट रही है, तब हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में तेजी। या तेजी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग हमेशा पूर्ति से क्या हो? ज्यादा हो। जब किसी अर्थव्यवस्था में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो उत्पादक कंपनी को फायदा ही फायदा होगा, और वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगे, और इसी स्थिति को कहते हैं क्या? तेजी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तेजी का मतलब समझ गए, जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग लगातार बढ़ते ही जाता है, उसके अपेक्षा पूर्ति कम रहती है, कीमतें लगातार बढ़ते रहता है, बेरोजगारी लगातार घटते रहता है, ये सब दिख जाएगा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में पीक सीजन चल रहा है। इकोनॉमी में पीक सीजन चल रहा है। दशहरा आते ही फल मंडी में कौन सीजन चालू हो जाएगा? पीक सीजन चालू हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे? फल का मांग हमेशा सप्लाई से क्या रहेगा? अधिक रहेगा दोस्तों। फल का रेट बढ़ते ही रहेगा। अब दूसरा, कोई अर्थव्यवस्था में तेजी है तो उसके बाद आएगा दोस्तों स्लो डाउन। कहेगा स्लो डाउन, यानी सुस्ती। सुस्ती। तेजी के बाद क्या आएगा? सुस्ती आएगा। अब सुस्ती किसे कहते हैं? मांग का धीरे धीरे घटना। मांग का धीरे धीरे घटना ही क्या कहलाता है? सुस्ती कहलाता है। मांग का धीरे धीरे घटना क्या कहलाता है? सुस्ती कहलाता है। सुस्ती कहलाता है जब अर्थव्यवस्था में मांग धीरे धीरे घटने लगे, मांग धीरे धीरे घटने लगे, कीमतें धीरे धीरे कम होने लगे, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में कौन सा दौर शुरू हो गया है? स्लो डाउन। कोई भी अर्थव्यवस्था अगर पीक सीजन में है तो निश्चित ही उसके बाद क्या आएगा? स्लो डाउन आएगा ही आएगा। अगर कोई अर्थव्यवस्था पीक में है तो कुछ समय बाद क्या आएगा? स्लो डाउन आएगा। तीसरा, स्लो डाउन के बाद तीसरा दौर है कौन? मंदी। मंदी
रिसेशन, मंदी, मांग का गिर जाना, मांग का गिर जाना या मांग का समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? मांग का गिर जाना या मांग का, मांग मतलब डिमांड, डिमांड मार्केट में नहीं है, डिमांड एकदम खत्म हो गया। हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था किस दौर में चला गया है? मंदी के दौर में चला गया है। अर्थव्यवस्था किस दौर में चला गया है? जब मांग अत्यधिक गिर जाती है या मांग समाप्त हो जाती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आ चुका है। हालांकि जब अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप करती है तो वे स्लो डाउन के समय ही क्या कर देती है? हस्तक्षेप कर देती है, जिससे अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में नहीं जा पाता। लेकिन अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो किसी भी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन के बाद निश्चित ही क्या आएगा? मंदी आएगा। मांग का गिर जाना ही क्या कहलाता है? मंदी कहलाता है दोस्तों। अब उसके बाद मंदी में चला गया, सब कुछ खत्म, कंपनियां बंद, रोज बेरोजगार ही बेरोजगार दिखेंगे आपको। किस अवस्था में? मंदी की अवस्था में, क्योंकि मांग खत्म हो गया, कंपनियां उत्पादन इकाई पर ताला लगा चुके हैं, कर्मचारी सबका छटनी कर चुके हैं। तो मंदी बहुत खराब स्थिति है एक अर्थव्यवस्था के लिए। और उसके बाद अर्थव्यवस्था चला गया कहां? गर्त में दोस्तों, ट्रॉफ में चला गया, गर्त में चला गया। अब अर्थव्यवस्था अगर गर्त में चला गया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने राजकोष की नीति और मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके किसको ठीक करे? यानी मंदी को ठीक करने के लिए जो सरकार के द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक उपाय किए जाते हैं, उसी उपाय वाले दौर को कहते हैं क्या? गर्त। यानी गर्त वो स्थिति है, गर्त वो स्थिति है जब सरकार कौन सी नीति में सुधार करता है? राजकोष की नीति में सुधार करता है। और आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति में सुधार करता है। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति में सुधार करता है। और इन सुधारों के दौर को ही कहते हैं क्या? गर्त। अब आप कहिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप तो करते ही नहीं है, तो फिर ये सरकार नीति में क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अगर अर्थव्यवस्था किसमें चला गया है? मंदी में चला गया है, तो उसे केवल सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। मंदी को ठीक करना आम आदमी के बस की बात नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम आप चलेंगे और मंदी ठीक कर देंगे। वो ठीक करने के लिए केवल और केवल किसको आगे आना होगा? तो जब मंदी के बाद सरकार राजकोष की नीति में सुधार कर, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में सुधार कर मंदी को दूर करती है, तो उसी अवस्था को कहते हैं क्या? गर्त कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है इकोनॉमी में रिकवरी आता है। क्या आता है? रिकवरी। रिकवरी पुनरुत्थान, धीरे धीरे मांग का बढ़ना। क्या है? धीरे धीरे मांग का बढ़ना, धीरे धीरे मांग का बढ़ना क्या कहलाता है? रिकवरी कहलाता है। गर्त के बाद कौन सी परिस्थिति होती है? रिकवरी वाली परिस्थिति होती है। धीरे धीरे मांग बढ़ने लगता है और उसके बाद अर्थव्यवस्था मारता है बूम। यानी मांग का अचानक बढ़ना, मांग का अचानक बढ़ना ही क्या कहलाता है? बूम कहलाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग अचानक बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या कर गया? बूम कर गया। और इस तरह से व्यापार चक्र में कुल कितने अवस्थाएं आ गया? 6 अवस्थाएं आएगा। कितनी अवस्थाएं? ध्यान दीजिए, जब अर्थव्यवस्था में मांग के तुलना मांग काफी अधिक हो, फूर्ती कम हो, कीमतें बढ़ती हो, बेरोजगारी घटती हो, तो हम कहेंगे तेजी। एक अर्थव्यवस्था अगर तेजी में है तो कुछ समय के बाद वो किस में आता है दोस्तों? स्लो डाउन वाली परिस्थिति में आता है। धीरे धीरे मांग का घटना ही क्या कहलाता है? स्लो डाउन कहलाता है। अगर स्लो डाउन लंबे समय तक रहा तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? मंदी आएगा। मांग का गिर जाना या समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है?
और जब मंदी आ जाता है तो वे केवल केंद्रीय बैंक और सरकार के नीतियों में सुधार के बाद ही दूर हो सकता, वैसे दूर नहीं हो सकता है। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आते हैं तो सरकार राजकोष की नीति और आरबीआई मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके मंदी को दूर करने का प्रयास करता है, और इस अवस्था को कहते हैं क्या? इन प्रयासों के बदौलत धीरे धीरे इकोनॉमी क्या करती है? रिकवरी करती है। रिकवरी का मतलब धीरे धीरे बाजार में मांग का, या धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मांग का, और उसके बाद रिकवरी के बाद तुरंत अचानक मांग बढ़ती है, और अचानक जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बूम कहते हैं। और इस तरह से ये 6 चरण मिल करके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? सबसे पहले आया दोस्तों पीक सीजन। कौन सीजन? पीक सीजन। पीक सीजन के बाद आया क्या? स्लो डाउन। पीक सीजन के बाद क्या आया? स्लो डाउन के बाद क्या आया? स्लो डाउन के बाद रिसेशन यानी कि मंदी। ठीक है, मंदी के बाद दोस्तों क्या? मंदी के बाद क्या? गर्त यानी ट्रॉफ, यानी गर्त में चला गया। गर्त के बाद दोस्तों क्या करता है? रिकवरी करता है। इकोनॉमी क्या करता है? रिकवरी करता है। रिकवरी के बाद क्या मारता है? बूम मारता है। और बूम के बाद फिर क्या आ जाता है? तेजी आ जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। और व्यापार चक्र के हर चरण एक दूसरे पर निर्भर है। एक अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है तो तुरंत रिकवरी करने लगेगा? नहीं, स्लो डाउन के बाद क्या आएगा? मंदी आएगा। ध्यान रखिएगा, जब सरकार हस्तक्षेप ना करे तब। क्लियर हो गया? व्यापार चक्र के कितने चरण? 6 चरण। व्यापार चक्र के उस चरण को क्या कहते हैं जब मांग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है? रिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर आ जाते हैं तो उस दौर से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? सरकार और आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक। मौद्रिक और राजकोष के नीति में बदलाव कर मंदी को सुधारने की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। गर्त के बाद इकोनॉमी क्या करता है? रिकवरी के बाद इकोनॉमी क्या करता है? अब बूम करने के बाद फिर पीक सीजन आ जाता है। और ये सभी चरण मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों? व्यापार चक्र बनाते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? व्यापार चक्र समझ गए ना? किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में कमी आते जाती है या बेरोजगारी दर में कमी आते जाती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी दौर में है। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति घटने लगे और बेरोजगारी बढ़ने लगेंगे तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था खराब दौर में चला गया। एक अर्थव्यवस्था का अच्छी स्थिति है तो तुरंत वो खराब स्थिति में कभी नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति और खराब स्थिति के बीच ये सब चरण होते हैं जो मिलकर के व्यापार चक्र कहलाते हैं। पीक सीजन के बाद क्या आता है? स्लो डाउन के बाद, रिसेशन के बाद, गर्त के बाद, रिकवरी के बाद बूम। क्लियर? अब अखबारों में पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था भी बूम मार रहा है, मतलब मांग तेजी से मार रहा है। आप ये भी अखबारों में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में भी स्लो डाउन वाली स्थिति चल रही है, मांग धीरे धीरे घट रही है, मांग धीरे धीरे घट रही है। अब ये भी पढ़ने को मिलेगा आपको आर्थिक समाचारों में कि अर्थव्यवस्था भी पीक सीजन पर है। जैसे आप पढ़े होंगे शेयर मार्केट का भी पीक सीजन चल रहा है, मतलब शेयर मार्केट में शेयर की खरीदारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। इतने खरीदार है कि शेयर बेचने वाले भी उतने नहीं है। एनी प्रॉब्लम? व्यापार चक्र को बिजनेस साइकिल कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग ट्रेड साइकिल ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ठंडा पानी कौन लाया है जी? बाप, खाना जो खाए थे वो भी जम जाएगा पेट में।
व्यापार चक्र क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति मंदी जब बराबर हो जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह संभव ही नहीं कि मुद्रास्फीति या मंदी एक साथ आ जाए। मंदी है तो मांग घटेगा, मांग घटना ही मंदी कहलाता है। और जब मांग घट रहा है तो कीमतें बढ़ेगी। तो मंदी के समय मुद्रास्फीति हो ही नहीं सकता। क्या एक अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति साथ साथ संभव है? नहीं। मंदी का मतलब है मांग का गिर जाना, और मांग जब यह गिरेगा कंपनी कीमत को घटाएगा। इसलिए जब अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में हो तब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति संभव ही नहीं है, क्योंकि मंदी की स्थिति में कीमतें घटने लगती है, कीमतें घटने लगती है। दोस्तों समझ गए? अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ नियम है, आइए नियम को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, आइए अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए सो रहा है जी। अरे आप लोग हल्ला मत करिए। दरोगा बनिएगा तो आसानी से तो नहीं न बन जाइएगा, कष्ट तो काटना भी होगा। बिना कष्ट काटे वर्दी संभव ही नहीं है। इसलिए क्लासरूम वाला कष्ट तो छोटा मोटा कष्ट है, असली कष्ट तो सेल्फ स्टडी करते समय होगा, जब अंदर अंदर रोना पड़ेगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा कि अभी भी अंठन में लगा रहे हैं। क्या? तो दोस्तों हौसला बनाए रखिए। इतना भी दरोगा इजी नहीं है कि आप क्लासरूम में सो जाएगा। आइए एक एक नीतियों के बारे में समझते हैं जो समय समय पर अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। पहला है लेसेज फेयर पॉलिसी। लेसेज फेयर पॉलिसी यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेज फेयर पॉलिसी। और यह सिद्धांत अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। और यह सिद्धांत लागू किस पर होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिया गया है। एडम स्मिथ ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी है, आप जानते होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी कौन है? एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये बताए थे कि एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया को, एक अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया को क्या कर देनी चाहिए? स्वतंत्र कर देनी चाहिए। अर्थात उसे बाजार के शक्ति के अधीन, उसे बाजार के शक्ति के अधीन स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए। और बाजार की शक्ति का मतलब है मांग और पूर्ति, मांग और। एडम स्मिथ का कहना था कि एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं को बाजार के शक्तियों के अधीन छोड़ देनी चाहिए, उसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। यही बात कहलाता है क्या? हस्तक्षेप का। आर्थिक क्रिया समझ रहे हैं ना दोस्तों? जीविकोपार्जन करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया।
सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है उत्पादन करना, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था जब उत्पादन करता है तभी अन्य आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया की शुरुआत होती। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एडम स्मिथ ने यह कहा था कि एक अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए अथवा बाजार के शक्ति के अधीन छोड़ देनी चाहिए। सरकार को हस्तक्षेप नहीं बल्कि सरकार को हस्तक्षेप करनी चाहिए, और यही बात सिद्धांत के रूप में कहलाता है हस्तक्षेप का। क्लियर हो गया? हस्तक्षेप के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडम स्मिथ है। हस्तक्षेप के सिद्धांत एडम स्मिथ किस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिए हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिए हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कह रहे हैं एडम स्मिथ कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करनी चाहिए, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रिया को क्या कर देनी चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए। स्वतंत्र छोड़ देनी चाहिए मतलब किसके अधीन छोड़ देनी चाहिए? बाजार के शक्ति के अधीन छोड़ देनी चाहिए। मतलब किस पर निर्भर कर देनी चाहिए? मांग और पूर्ति पर निर्भर कर देनी चाहिए। और एडम स्मिथ का मानना था कि जब हम एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र या बाजार के शक्ति के अनुरूप, बाजार के शक्ति के अधीन छोड़ते हैं या मांग और पूर्ति के शक्ति के अधीन छोड़ते हैं, तो इससे उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है, इससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, और इससे एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण को भी प्राप्त करता था। ऐसा मानना था किनका? एडम स्मिथ का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। क्लियर? हस्तक्षेप सिद्धांत के प्रबल आलोचक आगे चलकर कौन बने? जॉन मेनार्ड कीन्स। एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक आगे चलकर कौन बने? जॉन मेनार्ड कीन्स बने। जॉन मेनार्ड कीन्स का कहना था कि एडम स्मिथ जो ये कह रहा है कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, तो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चला गया है और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो कभी भी अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आएगा जी? नहीं आएगा दोस्तों। अर्थात हस्तक्षेप का सिद्धांत उस समय त्यागना पड़ता है किसी देश को या किसी अर्थव्यवस्था को जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चला गया हो, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था अगर मंदी के दौर में चला गया है तो बिना सरकार के हस्तक्षेप से वे मंदी के बाहर आ ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? हस्तक्षेप का सिद्धांत समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला सिद्धांत क्या है? और पहले था फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र। फिलिप्स अर्थशास्त्री का नाम है। फिलिप्स किसका नाम है? हाँ, M.W. फिलिप्स। पूरा नाम है M.W. फिलिप्स। अब M.W. का तो मतलब हमें भी पता नहीं है, छोड़िए ना, फिलिप्स फिलिप्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व क्या है? तो फिलिप्स कर्व क्या है ये तो आप जान ही रहे हैं कि कर्व कर्व है, वक्र है, ग्राफ पर बनता है। लेकिन ओके दोस्तों, फिलिप्स कर्व क्या है? अर्थशास्त्री फिलिप्स ने इंग्लैंड के अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक अध्ययन किया, शायद 1861 से लेकर 1957 तक, है ना। M.W. फिलिप्स ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का 1861 से लेकर
1957 तक। इतने लंबे समय तक इंग्लैंड के अर्थव्यवस्था में आए विभिन्न दौर का अध्ययन किया गया। किस अर्थशास्त्री के द्वारा? फिलिप्स अर्थशास्त्री के द्वारा। और इन्होंने अर्थव्यवस्था के इतने लंबे दौर के बीच के विभिन्न चरणों का अध्ययन करके एक संबंध स्थापित किया। संबंध किसके बीच स्थापित किया? तो बेरोजगारी दर, मौद्रिक मजदूरी दर, यानी मजदूर को जो हम मुद्रा में पेमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक मजदूरी। मजदूर उस मुद्रा से जो कुछ खरीद पाएगा उसे कहेंगे वास्तविक मजदूरी। बात समझ रहे हैं ना? मौद्रिक मजदूरी और एक होता है वास्तविक मजदूरी। मान लीजिए मजदूर को आप 300 रुपया दिए काम का, तो वो 300 रुपया मजदूर का क्या है? मौद्रिक मजदूरी है। और वो 300 रुपया में बाजार में वो जितना कुछ खरीद पाएगा उसे हम कहेंगे वास्तविक मजदूरी। क्या कहेंगे? वास्तविक मजदूरी। तो एम.डब्ल्यू. फिलिप्स इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का लंबे समय के दौर के विभिन्न चरणों का अध्ययन करके बेरोजगारी दर, मौद्रिक मजदूरी दर और मुद्रास्फीति के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिन संबंध को आज वर्तमान समय में हम किस नाम से जानते हैं? फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं, फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। यानी फिलिप्स वक्र एक संबंध है किनके बीच का? क्लियर बात समझ गए? फिलिप्स, एम.डब्ल्यू. फिलिप्स ने इंग्लैंड के अर्थव्यवस्था के लंबे दौर का अध्ययन करके बेरोजगारी दर, मौद्रिक मजदूरी दर और मुद्रास्फीति के बीच जो संबंध बनाए उसी को जाना जाता है किस नाम से? फिलिप्स कर्व के नाम से। और इनके बीच जो संबंध स्थापित किए हैं फिलिप्स ने, तो इनके बीच जो संबंध स्थापित किए वो संबंध आखिर है कैसा? तो बेरोजगारी दर, किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? वित्त क्रमानुपाती संबंध होता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच कैसा संबंध होता है? वित्त क्रमानु सिंबल समझ रहे हैं ना? ये वित्त क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यानी फिलिप्स का कहना है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, और मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र के अनुसार कैसा संबंध? किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच फिलिप्स वक्र के अनुसार कैसा संबंध? फिलिप्स वक्र के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दर बढ़ रहा है तो बेरोजगारी दर में क्या आएगी? फिलिप्स वक्र के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दर घट रहा है तो बेरोजगारी दर में क्या होगी? क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? फिलिप्स वक्र के बारे में बस इतना ही याद रखना है। क्लियर? अब अगला है मुद्रास्फीति में सरकार अपना खर्च को कम करती है, ये बताए हुए थे। का 1861 से लेकर 1957 तक जिंदा रहकर किए थे? नहीं, ठीक है। अभी आप चाहिएगा आजादी के बाद और अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर शॉर्ट नोट बनाना या किसी बात पर रिसर्च करना, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
किसी लाइब्रेरी में जाइएगा जहां अखबार स्टोर करता है, आप सब दिन का अखबार निकाल के पढ़ते जाइए और एक निश्चित जो अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न स्थितियां आई वो आपको समझ में आते जाएगा। तो रिसर्च करने के लिए जिंदा समय में रहना कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लीजिए अर्थशास्त्री 1947 की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे तो 1947 के समय भारत की क्या स्थिति इसको बताने के लिए ढेर सारे पुस्तक है। पुस्तक नहीं है तो अखबार है। कई ऐसे लाइब्रेरी है जहां 300 थी 150 साल तक के अखबार रखे हुए हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। बिहार के भी सिन्हा लाइब्रेरी जो केंद्रीय पुस्तकालय है वहां भी लगभग आजादी के बाद के अखबार रखे हुए हैं। अब दोस्तों अगला जो सिद्धांत है वो है किन्सियन पंप प्राइमिंग। किन्सियन पंप प्राइमिंग। अब किन्सियन पंप प्राइमिंग क्या है? सबसे पहले ये जो सिद्धांत है या जो किन्सियन पंप प्राइमिंग है ये जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा किया गया है। जॉन मेनार्ड किन्स का यह सिद्धांत है। किन्सियन पंप प्राइमिंग का संबंध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स से है। अब जॉन मेनार्ड किन्स से यह संबंध कैसे है किन्सियन पंप प्राइमिंग का, तो इसको समझिए दोस्तों। बात काफी पुरानी है, आजादी से पहले का 1929 एक ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था किसका शिकार हो गया? मंदी का शिकार हो गया। 1929 के वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गया। मंदी का शिकार हो गया। और चूंकि 1929 का समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग किस पर डिपेंडेंट था? 1929 के समय लगभग सारे विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। आज भी बहुत हद तक निर्भर है। अमेरिका का शेयर बाजार डोलता है तो बाकी देश का शेयर बाजार फरफराता है, ठीक है ना। अभी भी अमेरिका का शेयर बाजार 1% गिरेगा तो भारत में धड़धड़ा कर 5-10% गिर जाएगा। तो वो तो अभी भी है, लेकिन अब बहुत कम है। 1929 के दौर में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री युद्ध वाले देश में भी यात्रा कर रहे हैं, इतना बड़ा बदलाव आया हुआ। तो 1929 में अमेरिका में जो मंदी का दौर प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे विश्व के अन्य सभी देशों को अपने चपेट में ले लिया और मंदी बन गई दोस्तों क्या? महामंदी। क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी के कारण लगभग समूचे देश की अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में आ गया और इस तरह देश में शुरू हुआ मंदी विश्व में छा गया और कहने लगा क्या? महामंदी। केवल एकमात्र देश सोवियत संघ, उस समय रूस बना नहीं था, तो सोवियत संघ ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जहां पर मंदी नहीं था। और 1929 में सोवियत संघ में मंदी नहीं होने के कारण यही था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं था, इसलिए वहां मंदी नहीं आई। मंदी के चपेट में चला गया, उत्पादक का सामान नहीं बिक रहा है, उपभोक्ता त्राहिमाम कर रहा है। सरकार बैठा हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, काहे तो हम तो हस्तक्षेप करेंगे नहीं, हम तो पूंजीवादी वाले देश हैं। यानी सरकार मंदी को ठीक करने के लिए कुछ कर भी नहीं रही थी। उनका मानना था कि हम हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो हम हस्तक्षेप क्यों करेंगे। और ये मंदी जो है ना, ये विश्व में पहली बार आई मंदी है। यानी ये वो मंदी है जिस समय मंदी के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता
अर्थशास्त्री मंदी और बेरोजगारी का उल्लेख भी उस समय नहीं कर रहे थे, तब ये मंदी आई थी। तो सरकार को मंदी के बारे में उतना कुछ पता नहीं था और सरकार हस्तक्षेप कर नहीं रहा था। कह रहे थे कि हम तो पूंजीवादी वाले देश है, हम हस्तक्षेप क्यों करेंगे। सरकार के हस्तक्षेप नहीं करने के कारण या लंबे समय तक सरकार के हस्तक्षेप नहीं करने के कारण अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में चला गया। अब सरकार टेंशन में आ गया। अमेरिका का सरकार तुरंत किनको बुलावा भेजा गया अमेरिका से। जॉन मेनार्ड किन्स अपने समय के सबसे चर्चित अर्थशास्त्री, इंग्लैंड के महान अर्थशास्त्री, बेरोजगारी का जिक्र सबसे पहले करने वाले अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स को अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बुलावा गया कि किन्स साहब इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। बोला मौज कर रहे हैं दोस्तों। तो जॉन मेनार्ड किन्स को अमेरिका तत्काल बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि देखिए क्या परिस्थिति हो गई है, अब ये कैसे ठीक होगा। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने पूछे कि सरकार से कि आपने इसे ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत चक्का, अरे हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो बैठे हैं क्योंकि हम तो पूंजीवादी वाले हैं। जॉन मेनार्ड किन्स को समझ में आ गया कि मेन कारण मंदी का विकराल होना इसलिए है क्योंकि सरकार कुछ किया ही नहीं। तो जॉन मेनार्ड किन्स समझाएं कि आप पूंजीवादी वाले अर्थव्यवस्था वाले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो है मंदी वाली परिस्थिति है, इसमें जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति मान गए कि आप उपाय बताइए, तुरंत हम हस्तक्षेप करेंगे। तब जॉन मेनार्ड किन्स उपाय बताए और उन सारे उपाय को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था में लागू किया और फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट से बाहर आया और सब कुछ ठीक ठाक हुआ। जॉन मेनार्ड किन्स ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महामंदी से दूर करने के लिए जो उपाय अमेरिकी राष्ट्रपति को बताए, उन्हीं उपायों को किस नाम से जाना जाता है? किन्सियन पंप प्राइमिंग। वो सारे उपाय हैं जो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया था ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महामंदी के दौर से बाहर लाया जा सके। और प्रमुख उपाय क्या था? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने ही पता लगा लिया था कि मंदी इसलिए कि डिमांड नहीं है, डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा गया है कि छापा खाना मुद्रा छापिए, बंटवारा चालू कीजिए। एक निश्चित मात्रा में मुद्रा को छाप करके लोगों के बीच बांटा गया। उसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स ने यह सुझाया कि लोग के पास पैसा नहीं ना है, लेकिन सरकार के पास तो पैसा है, तो सरकार ही जाकर खरीदारी करे। तो इन्होंने मुद्रा छाप कर लोगों के बीच बांटने की सलाह दी, इन्होंने सरकार को आगे आकर खरीदने की सलाह दी और इस तरह से धीरे धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर आया। और वे सारे उपाय जो मंदी के दौर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बाहर लाया, उसे किस नाम से जानते हैं? किन्सियन पंप प्राइमिंग। तो किन्सियन पंप प्राइमिंग महामंदी को दूर करने वाला उपायों का संग्रह है जो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट को उस समय दिया गया था। 1929 के समय में रूजवेल्ट ही अमेरिकी राष्ट्रपति थे। दोस्तों क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? भारत के अभी महान अर्थशास्त्री कौन है? भारत के अभी महान अर्थशास्त्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है ही, उसके बाद माउंटेन सिंह आहलूवालिया है, उसके बाद रघुराम राजन हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री भारत में भी है। और अमर्त्य सेन, वो तो अब इंटरनेशनल लेवल के अर्थशास्त्री हो गए हैं। तो भारत के मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत के अभी बड़े बड़े अर्थशास्त्री कौन है? तो भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने 1991 में भारत को मंदी के दौर से बाहर लाया।
यानी 1929 में जो काम जॉन मेनार्ड किन्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए किए, वही काम डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किए। लगभग लगभग यही परिस्थितियां थी दोस्तों। भारत में वर्तमान में मुद्रास्फीति के दर क्या है, वर्तमान में एक्यूरेट कितना है ये तो अभी पता नहीं है दोस्तों। चलिए, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत को समझ गए, फिलिप्स वक्र को समझ गए, किन्सियन पंप प्राइमिंग को समझ गए। अब है दोस्तों डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन, हिंदी में भी इसे डबल डिप रिसेशन ही कहते हैं। डबल डिप रिसेशन क्या है? डबल डिप रिसेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। अभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पहले जो बता रहे हैं उसको तो समझ लीजिए। अब एक प्रश्न आ रहा है कि भारत में मंदी का दौर कब आया था, अब वो उतना याद करके हम आते हैं जी। तो दोस्तों पहले जो बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अब सारा क्वेश्चन तो हमें याद रहता नहीं तत्काल, संभव भी नहीं है। तो पहले जिसको बता रहे हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, पहले उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इतने सारे प्रश्न है ना कि वही प्रश्न को याद करने में आपका माथा पच्ची हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ करके आप अपने दिमाग का और ज्यादा माथा पच्ची मत करने दीजिए दोस्तों। डबल डिप रिसेशन क्या है? रिसेशन यानी मंदी के बारे में तो आप जानते ही है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग अत्यधिक गिर जाती है या मांग समाप्त हो जाती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है। अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है। जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में आ गया है तो मतलब अर्थव्यवस्था में मांग खत्म हो चुका है या मांग बहुत अधिक गिर गया है। एक अर्थव्यवस्था कुछ समय तक मंदी के दौर में रहा और फिर स्थिति सुधार हो गई, लेकिन जो स्थिति सुधार हुई कुछ ही समय तक रहा, फिर अर्थव्यवस्था किस स्थिति में चला गया? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चलता है और फिर कुछ समय के बाद उसमें सुधार आ जाता है लेकिन पुनः अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चला जाता है, तब हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? डबल डिप्रिसिएशन हो रहा है। और यह मंदी से भी खतरनाक स्थिति है। तो अर्थव्यवस्था मंदी में है, फिर सुधार हो गया, कुछ दिन तक सुधारा और फिर कहां चला गया? मंदी में चला गया। तो अर्थव्यवस्था किस परिस्थिति में है? डबल डीप रिसेशन वाली परिस्थिति में। और मंदी में जब अर्थव्यवस्था है उसे सुधारना अर्थशास्त्रियों के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था डबल डिप रिसेशन में चला गया है, डबल डिप रिसेशन वाली परिस्थिति में फंस गया है, तब इसमें सुधार लाना बड़ी मुश्किल वाली परिस्थितियां हो जाती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? हालांकि डबल डिप रिसेशन में इकोनॉमी बहुत कम ही जाता है। अब कोई देश युद्ध का सामना कर रहा है जैसे यूक्रेन रूस, वहां पर ऐसी परिस्थिति संभव है कि युद्ध स्टार्ट हुआ तो मंदी के दौर में चला गया, फिर मौसम अनुकूल हुआ तो मंदी में सुधार हुआ, अब फिर रूस मिसाइल मार दिया तो फिर अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया? मंदी में चला गया। तो अर्थव्यवस्था में डबल डिप रिसेशन आना बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत अर्थव्यवस्था या किसी भी परिस्थिति में अर्थव्यवस्था डबल डिप रिसेशन में चला जाएगा। डबल डिप रिसेशन में अर्थव्यवस्था किसी अपवाद स्वरूप कोई कारण के कारण ही जाता है। उदाहरण के लिए देश का युद्ध के चपेट में आ जाना, देश के प्राकृतिक आपदा के चपेट में आ जाना। क्लियर? तो डबल डिप रिसेशन समझ गए ना? मंदी, सुधार और फिर मंदी आ जाना ही क्या है? डबल डिप रिसेशन। उसके बाद है ओकुन का नियम, और ओकुन का नियम थोड़ा आपको अचरज में डाल देगा। ओकुन का नियम थोड़ा अचरज में डाल देगा आपको, लेकिन बिल्कुल ओकुन का नियम सही है
और प्रूव्ड है। ओकुन का कहना है कि अगर बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि होगी तो जीडीपी में 2% की कमी होगी। क्लियर? ओकुन के नियम के अनुसार ओकुन का कहना कि बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि जीडीपी में 2% की कमी लाएगी। लेकिन फिर ओकुन ये कह रहे हैं कि अगर जीडीपी में 2.5% की कमी होगी तब जाकर बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। किसके अनुसार सही है? ओकुन के अनुसार सही है। और ओकुन बाकायदा इस नियम को प्रूव्ड किए हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों का एग्जाम्पल देकर। तो आपको सिर्फ यही याद रखना ओकुन के नियम के अनुसार कि अगर बेरोजगारी दर में 1% की वृद्धि होगी तो जीडीपी में कितना प्रतिशत? 2% की कमी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा किसके अनुसार? ऐसा नहीं है अगर से आपसे पूछेगा कि बेरोजगारी 1% बढ़ेगी तो जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो आप डायरेक्ट 2 बोल दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ओकुन के अनुसार 2% की कमी आएगी। अब फिर ओकुन का कहना है उल्टा करके कि अगर जीडीपी में 2.5% की कमी आएगी तब जाकर बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी। एक आ रहा है कोरोना में पेट्रोल का रेट कैसे इंक्रीज हो गया? अरे वो तो सरकार ने इंक्रीज किया था। क्या मतलब? हस्तक्षेप करके पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया। तो वो डिमांड और सप्लाई के कारण नहीं हुआ था। सरकार सोचा कोरोना के दौर में जीएसटी ज्यादा से ज्यादा वसूल कर ले तो इस कारण हुआ था। ओके दोस्तों, तो मुद्रा और मुद्रास्फीति लगभग काफी डिटेल में आप लोगों को क्लियर करवाए हैं। बैठे रहिए, हड़बड़ाते का है। अब आप लोग ये बताइए कि मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में आपकी समझ पहले से जितना थी उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? निश्चित तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, तो पहले से भी आपको मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में ढेर सारी जानकारियां होगी। लेकिन अब क्लास करने के बाद आपको लग रहा है कि मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में पहले जितना जानते थे उससे कुछ ज्यादा अब नॉलेज गेन किए हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है ये कोई फायदा देने वाला नहीं है जब तक आप सारे प्रश्न को याद ना कर ले। ये समान सी बात है कि आप क्लास में आए, 2-4 नई जानकारी मिली, आप खुश हो गए। ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी अगर आप प्रश्नों को याद नहीं करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल जानकारी आपकी बढ़ी है और बढ़ी हुई जानकारी को 100% पुख्ता करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर के कितने प्रश्न हैं? कितने प्रश्न हैं? क्या आज नहीं बना है दरोगा? समझ रहा है बच्चों? कितना? 211 प्रश्न। 211 प्रश्नों को अब आपको गेट बाय हट कर लेना है। आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या क्या हुआ? और 4 चैप्टर तक है, 5-6 ले लीजिएगा, आ जाएगा। टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है, दुकान सब में कहीं भी मिल जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, समझे? टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है और ऑफिस में भी अवेलेबल है और बाहर मार्केट में भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा है दुकान वाला कह दीजिएगा पीडीएफ निकाल के दे दीजिए, तो कहीं से भी लीजिएगा। 5वां चैप्टर आ गया है। अब हम लोग 5वां को समाप्त कर लेंगे। 5वां चैप्टर है बैंकिंग। 5वां चैप्टर है बैंकिंग। क्लियर? तो आइए कल क्लास से बैंकिंग की शुरुआत करते हैं। ओकुन के नियम का एग्जाम्पल तो अभी देना संभव नहीं है क्योंकि ओकुन के नियम अर्थव्यवस्था के ढेर सारे चरणों पर आधारित है दोस्तों। क्या हुआ? है
देखें, अच्छा हम बोल देते हैं आज, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं, दिल बात, अरे बात कर लेते हैं ना। आज क्वेश्चन आंसर का वीडियो अच्छा से डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा क्लास रहता है तो क्वेश्चन आंसर क्लास छोटा कर, जिसको हटाने वाला रहेगा उसको हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में। हाँ हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट टाइम से होगा। क्लियर? और सभी लोग टेस्ट दीजिए। इकोनॉमिक में कितना चैप्टर है? 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है। इकोनॉमी में टोटल 9 चैप्टर है।